नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रोग्राम उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी हिंदी साहित्य जगत से जुड़े किसी लेखक की नहीं, बल्कि हमारे ही एक लिसनर की कहानी है। मेरे पिछले वीडियो में मेरी इस रिक्वेस्ट पर कि अगर आप में से कोई मेरी आवाज़ में अपनी लिखी कहानी सुनना चाहते हों तो मेरे ईमेल पर भेजें। मुझे कई लोगों की रिक्वेस्ट आई और उन्होंने अपनी स्टोरीज़ मेरी ईमेल पर शेयर की। वैसे कहानियाँ सारी ही बहुत अच्छी हैं, पर इनमें से एक कहानी जो मुझे पसंद आई और मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगेगी, आप लोगों को भी सुनाना चाहती हूँ। लेकिन लेखक ने अपना नाम न बताने की शर्त पर ये कहानी मुझे भेजी है। अगर आपको कहानी पसंद आती है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स आते हैं, तब मैं कहानी के लेखक का नाम ज़रूर बताऊँगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कहानी का नाम है शांति। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बड़े शहरों के कोलाहल से दूर एक छोटे से कस्बे की कहानी है ये, जिसका नाम है खेमका। हिमालय की तराई में बसा ये कस्बा, जैसे प्रकृति ने खुद इसको बसाया हो और सजाया हो अपने हाथों से। सरकार द्वारा बिजली तो पहुंच गई है, पर अभी भी घरों से दूरभाष या किसी आधुनिक उपकरण की कोई आवाज नहीं आती। हाँ, शायद रेडियो जरूर है कुछ घरों में। विद्युत विभाग ने जब मेरा स्थानांतरण यहाँ किया तो मेरी धर्म पत्नी मधुरिमा को बहुत बुरा लगा और कुछ दिनों तक उसने उलाहने भी दिए कि कोई ऊंची पहुंच लगाकर स्थानांतरण रुकवा लिया जाए या फिर कुछ ले दे के काम हो सके। पर मेरे अड़ियल रवैये के आगे उसने भी हाथ खड़े कर दिए और इस तरह हम आ गए खेमका। किंतु ये कहानी इस कस्बे की शांति के बारे में नहीं है। ये कहानी है इस कहानी की नायिका, जो हमारे मकान मालिक चमन लाल जी की बेटी है। उसका नाम है शांति। जब पहले दिन हम वहां पहुंचे तो शांति नाम सुनकर लगा कि कोई धीर गंभीर यौवना होगी, पर हमारी शांति बिल्कुल इसके उलट चंचल, हंसमुख, बहुत ही प्यारी सी 8 साल की बच्ची थी। पहले ही दिन वो मुझसे और मेरी धर्मपत्नी से ऐसे घुल मिल गई जैसे बरसों की पहचान हो। हमारे विवाह के 5 वर्ष के उपरांत भी हमारी कोई संतान नहीं थी, जिसकी कमी मेरी धर्मपत्नी को ज्यादा खलती है। कई डॉक्टरों को दिखाने और व्रत पूजा करने पर भी जब कोई संयोग न बना तो हमने इसे भाग्य के सहारे छोड़ दिया। परंतु मेरी धर्मपत्नी के जीवन की इस अभिलाषा को पूरा किया शांति ने। शांति की माँ उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर ही गुजर गई थी। उसके पिता ने उसे बड़े जतन से पाला पोसा था और शायद यही कारण था कि शांति मेरी पत्नी के सारे वात्सल्य के आगे सब कुछ भूल गई। मेरी धर्मपत्नी मधुरिमा ने उसे अपनी बेटी की तरह अपना लिया। अब रोज उसे सजा संवार कर विद्यालय भेजना, उसके घर लौटने पर उसके लिए उसकी मनपसंद पकवान बनाना और उसे मनुहार करके खिलाना मधुरिमा का उत्तरदायित्व हो गया, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कितनी बार कहानियां सुनते सुनते शांति हमारे पास ही सो जाती थी और कभी चमन लाल जी उसी गोद में उठा ले जाते, कभी मैं उसके पिता के पास छोड़ा था और कभी ऐसे ही अपने पास सुला लेते। चमन लाल जी की किराने की दुकान थी और उनकी पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्होंने दूसरा विवाह भी नहीं किया था, शायद इसलिए कि कहीं सौतेली माँ बच्ची को अपना ना पाए। इसलिए अब मधुरिमा उनका भी खाना बना के कभी मेरे हाथ से कभी शांति के हाथों से भिजवा देती थी और संकोची स्वभाव के चमन लाल जी कभी मेरे अनुग्रह और कभी शांति की जिद के आगे हार मान के खा लेते थे और हर बार मना करते हुए कहते, मेरे कारण बहन को क्यों कष्ट देते हैं। छोटा कस्बा होने के कारण वक्त भी थोड़ा धीरे धीरे बीतता था, पर शांति की बाल सुलभ जिज्ञासा और चंचलता हमें समय का आभास नहीं होने देती थी। रोज नई शैतानियां कभी कहीं से आकर हमें चौंका देती, कभी घर में कहीं छुप कर बैठ जाती और हम उसे ढूंढते। ऐसे खेलों में उसे बड़ा मजा आता था। मैं उसे कहता भी कि कहीं बाहर जाके अपने संगी साथियों के साथ खेले, पर उसका मन मधुरिमा के साथ ज्यादा रमता था। गृह कार्य करती मधुरिमा को वो घंटों निहारती। जब वो रसोई में खाना बनाती तो पूछती कि कैसे बनता है, कौन सा मसाला डाला जाता है। एक दिन मैंने पूछा, क्या करोगी खाना बनाना सीखकर? तो बड़े लाड़ से बोली, जब आप, मधु चाची और मेरे बाबा बूढ़े हो जाओगे तो मैं खाना बनाया करूंगी।
पर जब मैंने पूछा कि शादी के बाद तो वो अपने घर चली जाएगी, तो गुस्सा हो गई और काफ़ी मनाने और मिठाई का लालच देने के बाद मानी। एक दिन जब मैं कार्यालय से घर वापस लौटा तो मधुरिमा ने बताया कि बाजार से सब्जी वगैरह लेकर आते समय उसे कस्बे की एक वृद्ध महिला मिली और बातों ही बातों में उस महिला ने मधुरिमा को एक पुराने मंदिर के बारे में बताया, जहाँ निसंतान दंपति संतान उत्पत्ति की अभिलाषा के साथ जाते थे और उन सब की मनोकामनाएं पूरी होती थी। मैंने भी उसके मन को दुखाना ठीक नहीं समझा और बोल दिया कि वो जब जाना चाहे हम दोनों चलेंगे। बातों ही बातों में हमने ध्यान नहीं दिया कि शांति भी वही बैठी सुन रही थी। हमारी बात खत्म होते ही शांति भीगी सी आवाज में बोली कि अगर हमारे घर में कोई बच्चा आ जाएगा तो क्या आप हमें प्यार नहीं करेंगे? और फिर छोटी छोटी हिचकियों के साथ रोने लगी। मधुरिमा उससे कितनी देर तक सीने से लगाए चुप कराती रही। मैं बाजार से जाकर उसके लिए उसकी पसंद की मिठाई लाया, पर उसने हाथ भी नहीं लगाया। जब हमने उसे कहा कि वो हमारी बेटी है और कोई भी बच्चा हमारे घर में आ जाए हम उसे हमेशा ऐसे ही प्यार करेंगे, तब जाकर उसका रोना थमा। और फिर जब से हम उसके साथ ऐसे व्यस्त हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ दिनों के बाद मेरे साप्ताहिक अवकाश से एक दिन पहले मधुरिमा ने मंदिर चलने की बात याद दिलाई और उसके अगले ही दिन नीम अंधेरे हम वहां के लिए निकल पड़े। मंदिर एक शक्ति स्थल था, कस्बे से दूर थोड़ी सी ऊंचाई पर बना हुआ और छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ पहाड़ी नदी के किनारे। मंदिर की बनावट उसके प्राचीन होने की गवाही देती थी। वहां पहुंच के हमने प्रार्थना की, थोड़ा समय वहां के सुरम्य दृश्यों का आनंद लिया और कुछ समय और व्यतीत करके हम वापस लौट आए। शाम को जब हम घर वापस पहुंचे तो पता चला कि शांति ने हमारे पीछे रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। न तो सुबह से कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया, बस सारा दिन कभी मुझे कभी मधुरिमा को याद करके रोती रही। मुझे देखते ही मेरी गोद से आ लगी और सिसक सिसक कर पूछा कि हम उसे छोड़कर कहाँ चले गए थे। मधुरिमा जल्दी से उसके लिए रोटी और आलू की सब्जी बना के ले आई और अपने हाथों से कौर बना के खिलाया। तब जाके उसके मुंह से कुछ खाना उतरा। उस बच्चे का हम दोनों पति पत्नी के साथ इतना मोह देखकर ऐसा लगा कि जैसे वो इस जन्म में ना सही पर पिछले जन्म में हमारी बेटी जरूर रही होगी। कुछ दिनों के बाद शांति का जन्मदिन आया। मधुरिमा ने अपने हाथों से उसके लिए एक सुंदर सी फ्रॉक सिली। मैं पास के शहर से जाकर उसके लिए केक और बहुत सारी मिठाइयाँ ले आया। जब तक मधुरिमा ने पूरा घर सजा दिया था, आसपास के सारे बच्चे भी बुला लिए थे और शांति उन सब बच्चों के बीच बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। गुलाबी रंग की फ्रॉक, रिबन से बंधी चोटी किसी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। आते हुए मैं उसके लिए गुड़िया भी ले आया था, बिल्कुल शांति का छोटा रूप, जिसे लिए वो पूरे घर में उत्साह से उछलती घूम रही थी। कभी इस बच्चे को दिखाती तो कभी उस बच्चे से उलझ जाती कि उसकी गुड़िया को हाथ ना लगाना। उसकी ये चंचलता देखकर हम दोनों की हंसी नहीं रुक रही थी। केक और खाना खा के सब बच्चे अपने अपने घरों को चले गए। तब मेरे कंधे से लगी शांति ऐसे ही सो गई। चमन लाल जी ने कहा, आप कब तक गोद में लिए रहेंगे, थक जाएंगे। पर न मेरा मन हुआ शांति को उतारने का और न ही वो मेरी गोद से उतरी। पर कहते हैं कभी कभी आपके सबसे प्यारे को आपकी ही नजर लग जाती है। शायद ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। विद्यालय से घर लौटी शांति को बेहोशी के दौरे पड़े। मैं कार्यालय गया हुआ था और चमन लाल जी दुकान का सामान लेने पास के शहर गए थे। मधुरिमा उसे लेकर पास के एक डॉक्टर के यहाँ दौड़ी। वो डॉक्टर कुछ खास तो नहीं कर सका, पर उसने शांति को फौरन किसी बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी। पड़ोस के एक लड़के को मेरे कार्यालय दौड़ा के मधुरिमा वापस शांति को लिए घर पहुंची और जब तक मैं पहुंचा तब तक मधुरिमा पैसे इत्यादि की व्यवस्था कर चुकी थी। पड़ोसियों को खबर करके और दूसरे पड़ोसी की गाड़ी में हम दोनों शांति को लेकर पास के शहर निकल पड़े। ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे जब शांति की सांस उखड़ने लगी। मेरी गोद में लेटी शांति ने आखिरी बार आंखें खोली और एक नजर मुझे और मधुरिमा को देखा और फिर आंखें बंद कर ली। जब तक हम अस्पताल पहुंचे
शांति हम सबको रोता बिलखता छोड़ के जा चुकी थी। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और कारण पता चला कि शांति के दिल में उसके जन्म से ही एक छेद था जिसका पता किसी को नहीं था। शांति के चले जाने के बाद न मेरा मन लगता था न मधुरिमा का। चमन लाल जी के जीवन में भी अब कुछ न रह गया था। फिर भी रोज अपनी दुकान जाते। मैं समझ सकता था कि वो ऐसा सिर्फ अपना समय काटने के लिए कर रहे हैं। शांति के चले जाने के 1 माह के भीतर मेरा स्थानांतरण वापस शहर हो गया और वहां से आने के अगले माह हमें पता चला कि मधुरिमा मां बनने वाली है। अब यह उस देवी मां की कृपा थी या शांति का हमारे प्रति अगाध प्रेम, ये तो पता नहीं, पर हमें 8 माह के बाद एक बेटी हुई। आज शांति को गए 15 साल हो गए। आज जब हमारी बेटी हमसे पूछती है कि हमने उसका नाम शांति क्यों रखा, जबकि उसके विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों के नाम इतने अच्छे नाम हैं, हम कुछ कह तो नहीं पाते, पर मन के किसी कोने में आज भी हम शांति की कमी महसूस करते हैं और अपनी बेटी को शांति बुलाकर हमें ऐसा लगता है जैसे शांति हमारे पास वापस आ गई है, हमारी अपनी बेटी बनकर। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपनी मनपसंद कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।